बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का 5th लेक्चर है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जिस तरह आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ इस सीरीज़ के ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो कवर किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ गौर करें तो इसमें टोटल 3 ऑब्जेक्टिव्स थे जो इस सीरीज़ के थे। इसमें से पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेसिक स्टेप्स हैं हमने उनको अंडरस्टैंड करना है कि वो कौन से हैं। तो हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो बेसिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो बेसिक स्टेप्स हैं और जो टेक्निक्स हैं हमने वो डिस्कस की थी। तो आपको सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 को लाजमी देखना चाहिए ताकि उससे क्लियर हो जाए कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। और जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अंडरस्टैंड बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स या एंड कंस्ट्रक्ट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव के इर्द गिर्द घूमता है। तो आज से हमारे जो वो वाले लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस तरह हमने C++ करनी है तो हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो उसके डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स हैं इनको समझना है, इनको यूज़ करना है और देखना है कि ये क्या हैं, कौन से हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारा जो आगे कोर्स चलेगा मोस्टली जो हमारे अभी तक वीडियोस चलेंगी उनमें से वो इसी ऑब्जेक्टिव को टारगेट करेंगे। तो चलें आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारा जो टाइटल है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू C++। तो बेसिकली हमारा C++ का जो बेसिक नॉलेज है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें हमें कुछ हल्की बुल्की बेसिक्स का आइडिया होगा, कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमें चीज़ें पता चलेंगी। तो आपने इसे बड़े गौर से देखना है। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। हम C++ चूँकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्राम असल में होता क्या है। तो प्रोग्राम इज़ एक्चुअली a program is a set of instructions a computer follows in order to perform a task। कोई भी जो प्रॉब्लम जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था कि हमारे पास जो डिफरेंट टास्क होती हैं जो हमने कंप्यूटर से परफॉर्म करवानी होती हैं तो उनके लिए हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं या सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जो कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हैं, हम जब उन सेट ऑफ स्टेप्स को लिखते हैं तो बेसिकली दोज स्टेप्स आर नोन एज प्रोग्राम्स। तो वो जो स्टेप जो हमारे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो असल में उन इंस्ट्रक्शन के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं। तो दूसरी चीज़ है कि कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो हमारी कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे जिस तरह हम इस कोर्स में C++ को टारगेट कर रहे हैं, इसके अलावा और भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमेशा फिक्स रहते हैं। वो कौन से एलिमेंट हैं? सबसे पहला जो एलिमेंट है जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है दैट इज़ दे आर कीवर्ड्स। हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ना उनके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ख़ास किस्म के अल्फाज होते हैं जो कि हमेशा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नॉन होते हैं और वो हमें पता होने चाहिए कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन से कीवर्ड्स हैं। वो हम टाइम टू टाइम देखते रहेंगे कौन कौन से हैं। जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज़
प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। अच्छा, ये जो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफाई करना कि किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ख़ास किस्म के नाम होते हैं, कुछ यूनिक नेम्स होते हैं। तो हम उन नेम्स को हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। और ये जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, ये जो प्रोग्रामर होता है जो कोड, फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख रहा है, ये वो बंदा डिफ़ाइन कर रहा होता है कि अच्छा मैं इस पर्टिकुलर चीज़ का ये नाम रख रहा हूँ और वो ये है। तो इसलिए कुछ कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड है, वो हमें करने नहीं पड़ते, वो ऑलरेडी डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि प्रोग्रामर खुद से करता है, तो हम उनको कहते हैं दे आर प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। जो तीसरा एलिमेंट है दैट इज नोन एज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जिस तरह हमें ये पता है कि हम जब भी कंप्यूटर से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाने लगते हैं तो हम उनका कुछ सेट ऑफ स्टेप्स लिखते हैं, और वो जो सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं वो एक ख़ास काइंड ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला होता है। या हम नॉर्मली अगर मैं कंक्रीट बात करूं तो हमारा कोई भी जो प्रॉब्लम होता है जिसको हम प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना चाहते हैं, एक्चुअली हम उसे थ्रू मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते हैं। ये याद रखें, हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं या कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आता है, जब हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहते हैं तो हम असल में क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को मैथमेटिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये रीज़न है कि जब हम एक चीज़ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे और उसका सोल्यूशन देंगे तो फिर हमें ऑपरेटर्स का बड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। और जो चौथा एलिमेंट है दैट इज़ नोन एज पंक्चुएशन। ये जो पंक्चुएशन है ये क्या है? ये बेसिकली जिस तरह हम इंग्लिश में बात करते हैं या इंग्लिश का जब सेंटेंस लिखते हैं तो हम उसमें कुछ पंक्चुएशन मार्क्स डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह कॉमा होता है या हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, तो उनका कुछ ख़ास मतलब होता है कि जिस तरह फुल स्टॉप ये डिफ़ाइन करता है कि यहाँ ये सेंटेंस एंड हो गया, और इस फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट जो भी करेक्टर लिखा हुआ है या कोई वर्ड लिखा हुआ है तो ये नेक्स्ट सेंटेंस का पार्ट है। इसी तरह कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जब हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई भी एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो हमें ये बताना पड़ता है कि ये इंस्ट्रक्शन, ये स्टेटमेंट यहाँ एंड हो रही है। और ये सेट, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, तो हमें ये डिफ़ाइन करना होता है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ से उन स्टेटमेंट्स का जो ग्रुप है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ एंड हो रहा है, तो एक ग्रुप भी बनाया जा सकता है। तो वो जो ग्रुप है उस ग्रुप का स्टार्ट भी बताना होता है, एंडिंग भी बताना होता है। हम वो डिस्कस करेंगे कि वो स्टार्ट कैसे बताते हैं और इसी तरह एंड कैसे बताते हैं। और इसी तरह अगर हम एक इंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक इंस्ट्रक्शन कहाँ एंड हो रही है ये हम कैसे बताते हैं, इसके लिए भी हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये सेमी कॉलन, ये एक पंक्चुएशन मार्क है जो कि सेमी कॉलन है। दिस इज यूज्ड टू एंड एनी स्टेटमेंट। जब हम प्रोग्रामिंग में कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं और हमने ये बताना हो कि जहाँ स्टेटमेंट एंड हो गई है तो वो हम कैसे बताते हैं, थ्रू सेमी कॉलन। इसी तरह हमारे पास कुछ करली ब्रैकेट्स होती हैं, ये आपने ब्रैकेट्स देखी होंगी, करली ब्रैकेट्स। ये जो करली ब्रैकेट होती हैं ये एक ग्रुप को डिफाइन करने के लिए होती हैं कि यहाँ से ये एक स्टेटमेंट्स का ग्रुप स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है। और हमारे पास जो पांचवा एलिमेंट है दैट इज़ नोन एज सिंटैक्स। ये सिंटैक्स क्या होता है? कोई भी जो लैंग्वेज जो हम रियल लाइफ में बोलते हैं उसके अल्फाज कोई ख़ास आर्किटेक्चर में या ख़ास पैटर्न में लिखा जाता है। वो जो ख़ास पैटर्न होता है दैट पैटर्न
ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ नोन एज सिंटैक्स। तो हम चूँकि C++ में काम करेंगे इस कोर्स में, तो इसलिए C++ का भी अपना एक ख़ास सिंटैक्स है कि आपने स्टेटमेंट्स ऐसे लिखनी है, उसमें ये चीज़ ऐसे लिखनी है, ये चीज़ ऐसे लिखनी है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और वो आगे फिर उनका सिंटैक्स क्या है, ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं, और पंक्चुएशन मार्क वगैरह ये हमने कैसे कैसे मेंटेन करना होता है, इस बात का हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कोई भी जो प्रोग्राम है उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसकी असल बेसिक एक्टिविटीज़ क्या है। तो हमारी जो पहली एक्टिविटी है, द प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ अ प्रोग्राम और वो कौन सी हैं। द फर्स्ट इज़ इनपुट। कोई भी प्रोग्राम है जब भी हम बनाने जा रहे हैं तो हमें इनपुट लाजमी चाहिए। वो इनपुट ले रहा होगा लाजमी, किसी ना किसी तरीके से वो इनपुट ज़रूर ले रहा होगा। जो दूसरी एक्टिविटी भी परफॉर्म करेगा वो हमारी प्रोसेसिंग होगी। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग मीन्स कि वो स्टेप्स या वो फार्मूलाज, वो एक्शंस इन इनपुट्स पर अप्लाई करेगा ताकि हमारे पास जनरेट कर सके आउटपुट। फिर वो जो भी आउटपुट हमारे पास जनरेट होगी, हमने उस आउटपुट को किसी तरह रिप्रेजेंट करना होगा, या तो यूज़र को किसी ख़ास पैटर्न में प्रेजेंट करेंगे। समटाइम हम उसको एक फ़ाइल की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, कभी हम उसको स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डिमांड पे डिपेंड करता है कि जो प्रॉब्लम है उसमें क्या डिमांड किया गया है। तो इसलिए ये बड़ा हमें क्लियर पता होना चाहिए। इस चीज़ को अगर मैं डायग्रामेटिकली शो करूं तो मेरे पास कुछ इनपुट होगी। ये इनपुट जो है ये इस पर कोई प्रोसेसिंग अप्लाई होगी और इससे हमारे पास कोई आउटपुट जनरेट होगी। तो हमारी जो इनपुट्स हैं उन पे कुछ रूल्स, कुछ एक्शंस, कुछ मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई हुए, कुछ ऑपरेटर्स ने एक्शन परफॉर्म किया और हमारे पास आउटपुट जनरेट हुए। तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहते थे तो हम पहले इन चीज़ों का ख्याल रखते थे कि हमें पता हो कि हमारे इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट्स क्या हैं, और फिर इन इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करेंगे या ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो वही स्टेप्स हैं। बस हमें ये ज़हन में रखना होगा कि हमें जब भी कोई प्रोग्राम बनाना है तो हमने इनपुट कैसे लेनी है, फिर हमने उसको प्रोसेस कैसे करना है और आउटपुट कैसे लेना है। अभी हम एक बहुत बेसिक सा C++ का प्रोग्राम छोटा सा लिखेंगे और फिर हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर ये बेसिक सा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और अब हम इनको लिखते हैं और फिर मैं पहले एक छोटा सा कोड लिख लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे बारी बारी कि ये हर स्टेटमेंट क्या कर रही है।
ओके जी, तो अब हमने ये जो छोटा सा एक कोड लिखा है, इसको समझते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें क्या कर रही हैं, उनकी क्या पर्पस है। इससे पहले मैंने क्या किया कि मैंने कोड के साथ कुछ लाइंस के साथ नंबरिंग असाइन कर दी ताकि आपको समझाना इजी हो मेरे लिए। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, दैट इज़ हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ये लेस देन और ग्रेटर देन लिखा हुआ है, तो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम ये लिखा हुआ है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि बारी बारी ना इनको ज़रा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, और हम बार बार इस कोड को रेफ़र कर रहे होंगे ताकि हमें आइडिया होता रहे कि व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेटमेंट्स। तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट थी दैट वाज हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ओके जी, तो अब सबसे पहले तो ये देखें, जब भी C++ का बेसिक सा प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो हमेशा हैश से स्टार्ट होगा। नॉर्मली हम ये वाली स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं इसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इस लेक्चर में भी हल्का सा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपने ये देखना है कि सबसे पहले हैश का सिंबल आता है। ये जो सिंबल है ये इंडिकेट करता है कि ये जो पूरी लाइन आ रही है हमारे पास, पूरी रो में जो लिखा हुआ है, दिस इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये जो पूरी लाइन है जहाँ से वो लाइन जो हैश से स्टार्ट हो रही है, तो ये क्या है, दिस इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दिस इज़ एक्चुअली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये बात जहन में रहे कि ये जो हैश है ये बता रहा है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक हो गया। हमारे पास वैसे नॉर्मली 2 तरह की डायरेक्टिव्स होती हैं, इनमें से एक हमें नज़र आ रही है जो लिखा हुआ है हैश इंक्लूड। अब ये जो हैश इंक्लूड होता है ना, ये क्या है, ये हैश इंक्लूड, इसको हम डायरेक्टिव बोलते हैं। इट कॉजेज द प्री प्रोसेसर to include the contents of another file in the program। अब इस पॉइंट को ज़रा समझें। अब सबसे पहले कि हमारे पास हैश इंक्लूड की एक डायरेक्टिव है, तो ये जो पूरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखी हुई है इसको हम कौन सी डायरेक्टिव कहेंगे, दिस इज़ नोन एज हैश इंक्लूड डायरेक्टिव। ये करती क्या है, ये एक कंप्यूटर्स में ना जब हम कोई भी कंपाइलर वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक प्रोग्राम होता है प्री प्रोसेसर। तो वो प्री प्रोसेसर का पर्पज़ ये होता है कि वो जो डिफरेंट फाइल्स होती हैं उनको आपस में इकट्ठा करना, उनको आपस में काइंड ऑफ इकट्ठा करना, किसी एक फाइल का कोड किसी दूसरी फाइल में रिक्वायर्ड हो तो वो उनको इकट्ठा करना, ये प्री प्रोसेसर का काम है। तो ये जो हैश इंक्लूड डायरेक्टिव है ये उस प्री प्रोसेसर को कहती है या उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि भाई आपने क्या करना है, आपने किसी और फाइल के कंटेंट्स को इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल ये जो हमने छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, अब ये हमने जहाँ भी लिखा होगा तो हम इसे क्या कह रहे हैं कि तुमने किसी और फाइल के कंटेंट्स को इस प्रोग्राम के अंदर
ऐड करना है या इंक्लूड करना है। अब वो कौन सी फाइल है जिसके कंटेंट ऐड हो रहे हैं वो यहाँ मेंशन किया हुआ है। वो सबसे पहले तो आप ये देखें कि हैश इंक्लूड के बाद कुछ लिखा हुआ है और वो क्या है, दे आर एंगल ब्रैकेट्स। और वो ये कौन सी हैं, वो ये वाली, ये जिसे हम लेस देन और ग्रेटर देन बोलते हैं। तो दीज लेस देन एंड ग्रेटर देन आर बेसिकली नोन एज एंगल ब्रैकेट्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल ब्रैकेट्स। और ये कौन सी हैं, लेस देन एंड ग्रेटर देन। ये याद रहे कि हम जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐड करेंगे हैश इंक्लूड के साथ, उसके फ़ौरन बाद मैंने थोड़ी सी स्पेस दी है। ये स्पेस नॉर्मली हम अगर हम ना भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम दे देते हैं। तो इसके बाद हम ये एंगल ब्रैकेट्स लिखते हैं। ये जो एंगल ब्रैकेट्स होती हैं इसके अंदर भी एक चीज़ लिखी होती है। ये जो चीज़ अंदर लिखी होती है दिस इज नोन एज हेडर फाइल। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये एक हेडर फाइल है। तो हेडर फाइल क्या होती है इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे जाके देखेंगे, आगे कुछ लेक्चर्स के अंदर। लेकिन फ़िलहाल आप इसको ये समझें कि जो हेडर फाइल होती है ये कोई दूसरी फाइल है जिसके अंदर हमारे कुछ कंटेंट्स पड़े हुए हैं, हम उनको अपने इस प्रोग्राम का पार्ट बनाना चाहते हैं। इसलिए हमने इस प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव के थ्रू ये बताया है कि भाई आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कोई एक फ़ाइल है जो कि हेडर फाइल है, उसके कंटेंट्स को मेरे इस प्रोग्राम के अंदर ऐड कर दो, इंक्लूड कर दो। तो ये बेसिकली आइडिया है इस ओवरऑल स्टेटमेंट का, ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, मैंने जिस तरह बताया था कि इसके अलावा भी एक हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, वो है हैश डिफाइन। अच्छा, फ़िलहाल आपने इस पे गौर नहीं करना क्योंकि फ़िलहाल हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं ज़मीनन ये बता रहा हूँ कि हमारे पास जो डायरेक्टिव्स होती हैं वो नॉर्मली दो तरह की हैं, एक इंक्लूड वाली और एक हैश डिफाइन वाली। जो हैश डिफाइन वाली है ये कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने के लिए होती है। ये जो सी लैंग्वेज थी, C++ है जो सी लैंग्वेज थी, ये इसके अंदर फैसिलिटी अवेलेबल थी और वही सारी फैसिलिटी C++ में अवेलेबल की गई है। तो हम इन दोनों का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ज़्यादातर जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हमेशा ये हैश इंक्लूड वाली डायरेक्टिव हुआ करेगी। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट थी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो अब ज़रा इसको देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, तो ये जो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, इसमें ये नेम स्पेस क्या होती है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ये याद रहे कि जो C++ है, या वैसे ज़रूरी नहीं है कि C++ हो, हम ज़रा जेनेरिक स्टेटमेंट एक लिख लेते हैं कि नेम स्पेस is used to organize the names of program entities। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जो नेम स्पेस है ये असल में कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। वो क्या हैं? वो हैं नेम्स हैं एंटिटीज़ के। अभी हम आगे प्रोग्राम में भी देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जिनका कोई ख़ास पर्पज़ होता है, जो हमने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करनी होती हैं। उनका कोई ख़ास नेम्स होते हैं। हर एंटिटी का अपना अपना कोई नेम होगा
उन सारी एंटिटीज़ के जो नेम्स हैं उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए हम नेम स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सादा अल्फाज में ये समझें कि जो नेम स्पेस है वो चंद चीज़ों का कम्बिनेशन होती है, कि जो नेम स्पेस है वो चंद चीज़ों की कलेक्शन होती है या कम्बिनेशन होती है। वो किन चीज़ों का कम्बिनेशन होती है, उनमें कुछ एंटिटीज़ के नेम्स पड़े होते हैं और हम ये बताते हैं कि अच्छा इस नेम के अंदर इस चीज़ का नाम इस ग्रुप में पड़ा। तो आप सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि नेम स्पेस इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ ग्रुप। और ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कर रही है, अच्छा अब इस ज़रा स्टेटमेंट को समझें कि इसमें क्या कहा है। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि नेम स्पेस असल में क्या है, एक काइंड ऑफ ग्रुप है जिसके अंदर कुछ चीज़ों के एंटिटीज़ डिफाइन की होती हैं। तो ये एक नेम स्पेस का बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ गया। हम अपनी भी नेम स्पेसेस बनाएंगे लेकिन वो आगे जाके एडवांस लेवल पे हम देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो अभी अभी ये स्टेटमेंट देखें कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और एंड पे सेमीकोलन लिखा हुआ है, इसका पर्पस क्या है, इस स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, या ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि प्रोग्राम विल एक्सेस, कि जिस प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोग्राम एक्सेस करेगा कुछ एंटिटीज को, कुछ एंटिटीज होंगी जो कि पहले से किसी नेम स्पेस का पार्ट है। हम उन एंटिटीज के जो नेम्स हैं या उनको, जाहिर है उन एंटिटीज को जब भी हमने कॉल करना होगा या यूज़ करना होगा हम नाम से पुकारेंगे उनको। तो हम क्या करेंगे, उन एंटिटीज को एक्सेस करेंगे जो कि किसी नेम स्पेस का पार्ट हैं और वो नेम स्पेस का नाम है एसटीडी। देखें हमारे पास एंटिटीज हैं, हमारे पास एंटिटीज हैं, वो किसी एक ग्रुप में ऐड की हुई हैं, वो किसी ग्रुप के अंदर हैं। इस ग्रुप का नाम है एसटीडी, ये याद रहे, एसटीडी। तो अब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये कह रही है ये प्रोग्राम एसटीडी नेम स्पेस की एंटिटीज को यूज करेगा। तो देखें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, कितना आराम से उसने हमें ये बता दिया कि मैं यूज करूंगा नेम स्पेस के अंदर जो एंटिटीज हैं, और वो कौन सी नेम स्पेस है, एसटीडी को। और इसके एंड पे हमने एक छोटा सा सेमीकोलन लगाया हुआ है, और ये सेमीकोलन क्या बता रहा है कि यहाँ हमारी ये वाली स्टेटमेंट एंड हो गई है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ गौर करना है आपने, जो मैंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐड की थी उसके एंड में सेमीकोलन नहीं है। कभी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लास्ट में एंड पर सेमीकोलन नहीं आता, सेमीकोलन नहीं लगाना, आई रिपीट। लेकिन जब हम नेम स्पेस को अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करेंगे या किसी नेम स्पेस को एक्सेस करना चाहेंगे, तो हम जब उसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसके लास्ट में हमेशा एक छोटा सा सेमीकोलन लाजमी ऐड करेंगे। ये बात जहन में रखनी है। अच्छा उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 इन दोनों को हमने समझ लिया। अब लाइन नंबर 3 की बारी आती है। तो लाइन नंबर 3 इज़ इंट मेन।